स्टार्टअप्स की बात आ जाती है उसमें हमेशा से इनक्यूबेटर्स का बड़ा अच्छा रोल रहा है और उसी के ऊपर जो है काफ़ी अभी वर्किंग भी हो रही है। स्पीकिंग ऑफ इनक्यूबेटर्स, आज जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो आज बात करेंगे डिसरप्टिव इनोवेशन एंड रोल ऑफ इनक्यूबेटर्स के ऊपर। तो हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आज ये क्या नॉलेज शेयर कर सकते हैं। मीनवाइल हम इनक्यूबेटर्स का रोल भी देखेंगे और इसके साथ ये भी देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो कि प्रिवेल करता है सोशल साइंसेस के अंदर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी करता है, जिसको डिजिटल नेटिव्स और डिजिटल इमिग्रेंट्स के नाम से बताया जाता है। फिर उसके बाद इनका अपना एक स्टार्टअप भी है जिसके ऊपर ये वर्किंग कर रहे हैं। वो अभी वर्किंग फ़ेज़ में, इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में नहीं गया या अभी तक लाइव नहीं हुआ, तो वो इंशाल्लाह पॉडकास्ट के एंड में आप लोगों के साथ बताएंगे कि इन्होंने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। सो मोहम्मद उस्मान, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। क्या हाल है आपके? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना इंट्रोडक्शन तो कराएं हमारी ऑडियंस को। तो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आई एम इनक्यूबेटर इन NIC पेशावर। मैं फ्रीलांसर एंड एंटरप्रेन्योर और मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने ग्रेजुएट किया है, तो ये चीज़ें हम साथ साथ चल रही हैं। तो ये पहले आपने क्या बोला इनक्यूबेटर और ये चीज़ें, ये समझ नहीं है ना, एक्सप्लेन करें इसके। अच्छा। इनक्यूबेटर बेसिकली अगर आपका कोई आइडिया है, आपका कहते हैं कि मैं अपना स्टार्टअप रन करना चाहता हूँ, मेरे दिन में एक बिज़नेस प्लान है, मैं अपने इर्द गिर्द कोई इस तरह की चीज़ देख रहा हूँ जिसके अंदर मैं इनोवेशन लेके आ सकता हूँ। तो अब एक ले मैन है जिसको कोई इस तरह की चीज़ों का आइडिया नहीं है कि मैं स्टार्टअप किस तरह रन करता हूँ, टीम किस तरह आएगी उसको। लेट्स अगर मैं कंप्यूटर साइंस की सिर्फ एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ, ई-कॉमर्स स्टोर, लेकिन अब मुझे उसको आइडिया नहीं कि मैंने उसको एज अ बिज़नेस कंप्लीट स्केल के ऊपर किस तरह लेके जाना है। तो वहाँ पे फिर इंक्यूबेटर्स का रोल आ जाता है। इंक्यूबेटर बेसिकली आपको बताते हैं कि जी आपने बिज़नेस किस तरह करना है। उनका एक कंप्लीट प्रोसीजर है, पहले उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर है, दैन उनकी 6 महीने ट्रेनिंग है, कोचिंग है, मेंटोरिंग है, नेटवर्किंग है। तो इंक्यूबेटर इस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं। में कोई भी आ सकता है, कोई टेक स्पेसिफिक फील्ड्स वाले लोग आते हैं या क्या, मतलब इनक्यूबेटर के अलावा भी तो बिजनेस चल रहे हैं, लोग स्टार्टअप्स भी चलाते हैं इनक्यूबेटर के अलावा भी, तो इनक्यूबेटर में ही क्यों जाए? सो बेसिकली इंक्यूबेटर इस तरह है कि उसमें किसी किस्म का भी बंदा आ सकता है। अब इंक्यूबेटर्स की दो टाइप्स आगे आ जाती है। एक ट्रेडिशनल है जो आज तक चल रहा है, अब एक नॉन ट्रेडिशनल भी आया, उसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ट्रेडिशनली ये होता है कि आपके पास लेट से कोई आइडिया किसी किस्म का भी है, उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं कि वो IT की फील्ड का हो या लेट से सोलर एनर्जी का है या इलेक्ट्रिक कार्स का है। आप कोई एक छोटी सी दुकान भी खोलना चाहते हैं, आप अपना उसको बिजनेस आइडिया को पिच कर सकते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। इनका एक थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो 1-1.5 माह उसके अंदर लग जाता है। 1-1.5 माह नहीं, उनके एक साल में मेरा ख्याल है कि 2 बार या आई थिंक 1 बार इनके एडमिशन ओपन होते हैं और उसके अंदर आप अप्लाई करते हैं। उनका थोड़ा सा मुश्किल और लंबा प्रोसीजर है। तो कहाँ कहाँ पे होते हैं इनक्यूबेटर्स के सेटअप, मतलब ऑल ओवर द कंट्री हैं या? ऑल ओवर द कंट्री हैं। मतलब मेजर सिटीज़ के अंदर आप कह रहे हैं, कराची है, पेशावर है, इस्लामाबाद के अंदर है। इस्लामाबाद में तो खैर काफ़ी हो चुके हैं, अब प्राइवेट भी काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल के ऊपर हैं, जो गवर्नमेंट लेवल के हैं, वो NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है जो इस्लामाबाद के अंदर है, कराची में है, पेशावर में है। मतलब मेजर सिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट 7-8 इनकी ब्रांचेस हैं। तो मतलब फ़र्क क्या हुआ फिर, अगर एक बंदा या मेरे जैसा बंदा जिसने स्ट्रेटेजिक कैलकुलस का स्टार्टअप जो लिया है, मैंने तो कोई इंक्यूबेटर नहीं ज्वाइन किया था, ना NIC की तरफ से कोई तरह की ऑफ़र वगैरह थी, तो मेरे स्टार्टअप में और आपके जो अपना स्टार्टअप है जिसमें हम आगे बात करेंगे, इसमें फिर फ़र्क किधर आ जाए? इनक्यूबेटर रोल क्या प्ले कर रहा है, ये बताइए। तो बेसिकली मैं एक लेमैन था जिसको चीज़ों का आइडिया नहीं था कि बिज़नेस किस तरह रन किया जाता है, या बिज़नेस के अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर दी जाती हैं, या बिज़नेस किस किस तरह का होता है। लेट से B2C है, B2B है, बिज़नेस टू बिज़नेस है, आप बिज़नेस टू कस्टमर्स का रहे हैं, ई-कॉमर्स का है। लेट से आप कोई इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं जिसके अंदर आपको बाहर से आपने कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर लेके आनी, या कोई आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, तो इन चीज़ों का आम एक लेमैन को आइडिया नहीं है। जिस तरह आप एक वेबसाइट ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, ई-कॉमर्स स्टोर के लिए आप शिपिंग किधर से लेके आएंगे, इसमें आपको इनक्यूबेटर्स हेल्प करते हैं, आपकी कोचिंग करते हैं, आपको वो मार्केट में आपने किस तरह जाना है, मार्केट को आपने फाइंड किस तरह करना है, आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी मार्केट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने इन्वेस्टर्स के आगे किस तरह पिच करना है। सबसे ज़्यादा मेन इशू आता है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो अब इन्वेस्टमेंट आपने वो किधर से लेके आनी है, वो फिर आपको इनक्यूबेटर बताते हैं। अच्छा, वो प्रोवाइड करते हैं जी इन्वेस्ट? जी, उनका सबसे पहले एक होता है कि आप फर्स्ट जो आप उनका स्टेज है 6 माह का, उनका वो प्रोसीजर होता है। उसके अंदर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, मेंटोरिंग देते हैं, आपको कहते हैं कि आप अपना बिजनेस रन करें, अपने तरीके से करें। जस्ट वो आपको तरीके बताते हैं, उसमें ये नहीं कि आपको बाउंड कर देते कि हमने ये बोल दिया तो आपने ये करना है। वो आपको तरीका बताते हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं करें तो मे भी चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएं। लेकिन टोटली डिपेंडेंट है कि आप किस तरह उस चीज़ को करते हैं। तो मतलब किसी भी टॉपिक पे कोई भी थीम हो सकती है स्टार्टअप के लिए, कोई भी आइडिया है, बस आप उसको पिच करें जाके, आपको अप्लाई करना पड़ता है और इनक्यूबेटर्स फिर उसको स्टडी करके वेट करके उसके बाद मतलब उसको देखते हैं। जी जी, पहले तो उनका एक तकरीबन मेरा ख्याल 40-50 क्वेश्चंस का एक उनका फॉर्म होता है, आपने वो फिल करना होता है। उसमें ऑलमोस्ट बहुत डिटेल्ड फॉर्म है,
आप वो फिल करते हैं, देन उनके बाद उनका एक इंटरव्यू का प्रोसेस है, आप वो उधर देते हैं। इंटरव्यू में अगर आपकी सिलेक्शन होती है देन उनका एक फाइनल राउंड होता है जो इन्वेस्टर्स के आगे होता है, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको आगे आप पिच करते हैं। इन 3 प्रोसीजर्स के बाद अगर आप फाइनलाइज होते हैं देन आपको इंक्यूबेशन मिलती है। इसमें एक और चीज़ बड़ी नोटिसेबल है, और वो ये है कि यूजली ये देखा गया है कि इनक्यूबेटर्स में ज़्यादातर वो स्टार्टअप्स जाते हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, या वो ज़्यादा जाते हैं जो स्पेसिफिकली फ़िज़िकल साइंसेस से ज़्यादा रिलेटेड हैं, स्पेसिफिकली जिसमें आप लोगों की आईटी वाली फील्ड आ जाती है, या सॉफ्टवेयर वाली फील्ड आ जाती है, या कंप्यूटर साइंसेस वाली फील्ड आ जाती है। क्या ऐसा ही है, या ऐसा भी है कि डिफरेंट फील्ड्स के लोग आते हैं, मसलन सोशल साइंसेस के आ गए, या कोई ऐसा स्टार्टअप आ गया जो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन ना भी हो? नहीं, हर किस्म के स्टार्टअप्स आते हैं मोस्टली, जिस तरह आपने बोला है तकरीबन 60-70% टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हैं। जिस तरह एक हमारे साथ हमारे कोहोर्ट के अंदर एक था टेलीपोर्ट के नाम से, उन लोगों की इलेक्ट्रिक बाइक्स थी, उसने अपने घर में बैठ के इलेक्ट्रिक एक बाइक जनरेट की। अच्छा। कोविड के अंदर बिल्कुल। उसके अलावा एक कराची बेस्ड स्टार्टअप है जो आप अगर घरों का वो कूड़ा लेते हैं देन उनको प्रोसेस करके कंप्लीट उनका उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उधर से वो वेस्ट को जिस तरह भी वो मैनिपुलेशन करके उसको चीज़ों। तो ये स्टार्टअप लाइव हुए हैं? बिल्कुल, ये लाइव है कराची के अंदर। तो वो कराची वाले जो हैं वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 1.8 टन कूड़ा कराची का इकट्ठा कर रहे हैं, और उससे वो माशाल्लाह रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रहे हैं। जो टेलीपोर्ट है ये भी 1-2 जगह पे इन लोगों ने इनको ग्रांट भी मिली है, इन लोगों की जो है ये मार्केट के अंदर अब आएगी, क्योंकि इनके टेस्टिंग और वगैरह वो चीज़ों से निकल आए हैं। अब ये आगे नेक्स्ट फेज। और ये सारे का सारे इम्प्लीमेंटेशन करवाने वालों में से मतलब इनक्यूबेटर्स इनका अच्छा खासा हेल्प। जी, आपने काम खुद करना है। आपको ये कि हाथ पकड़ के नहीं वो चलाएंगे, वो आपको तरीका बताएंगे। उसमें अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से हेल्प चाहिए उन लोगों के, फिर आपने जिस तरह जैज़ एक्सेलरेट है, LMKT है, LMKR है, ये आखिरी दो कौन से वर्ड्स हैं, इनको एक्सप्लेन। LMKT बेसिकली ये कंपनी है, यूफोन टावर के अंदर बेसिकली इनका हेड ऑफिस है। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, मोस्टली लॉजिस्टिक्स के ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर। तो अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी वाले से ऐप डेवलप कर रहे हैं, कोई आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, या AI को आपने यूज़ करना है, तो ये एक मल्टी बिलियन कंपनी है। मेरा ख्याल 8 से 10 मुल्कों के अंदर काम कर रही है एट अ टाइम। तो ये आपको उनके साथ कनेक्ट करा देते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज ये हेल्प कर देते हैं। LMKR इनकी मतलब सिस्टर कंपनी है, वो हेल्प कर देती है। उसके अलावा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स चाहिए, लेट से जिस तरह मेरे स्टार्टअप के अंदर मुझे कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स चाहिए थे, फिर आप स्टार्टअप पे तो एंड में आते हैं। ऑडियंस के लिए थोड़ा सस्पेंस रखेंगे, फिर एंड में उनको बताते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब ये है, जितना मैं समझाऊँ, कि जो भी आपका नया स्टार्टअप है, अगर उसको फंडिंग का इशू है, उसको इन्वेस्टमेंट का इशू है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, तो इनक्यूबेटर्स बेसिकली एक हैशिंग मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली। बेसिकली आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसमें आप जाके मेंटरशिप भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी ले सकते हैं, और अपने स्टार्टअप को इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। जब आपके इम्प्लीमेंटेशन फेज़ से आप इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं देन इनका एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। अभी तक मैं एक्सेलरेटर प्रोग्राम में नहीं गया क्योंकि मेरे थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन जैसे ही आप इम्प्लीमेंटेशन फेज़ से कंप्लीट करके अपना इसको प्रोडक्ट को अपनी को लॉन्च करते हैं, अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, देन कुछ नंबर्स जनरेट होते हैं। वो नंबर्स की बेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको तब मिलती है। इन्वेस्टर आपको वो तब तक नहीं मिलवाते, एक्सेलरेटर प्रोग्राम है बेसिकली इसका, उसमें आपको वो तब तक नहीं लेके जाते जब तक आप कुछ नंबर जनरेट करके ना दें। स्टेजेस कौन से इनक्यूबेटर्स के, जिस तरह आप कह रहे हैं एक्सेलरेशन? इनिशियल स्टेज है वो 6 माह का है। उसमें क्या होता है? उसमें आपको सारी मेंटोरिंग होगी, आपकी कोचिंग होगी, आप उसमें अपनी डेवलपमेंट फेज़ के अंदर उसमें होते हैं। एज सुन एज आप डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट आपकी होगी, अब उसको आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। आफ्टर लॉन्चिंग इन द मार्केट तकरीबन फिर आप कुछ नंबर्स जनरेट करते हैं। उसमें आपको डिपेंड करता है कि आपका स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्या, 2 माह लगते हैं, 3 माह लगते हैं। जैसे ही आप कुछ पॉजिटिव रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, आल्दो बेशक आप लॉस में भी हों, अपनी जेब से लाग रहे हैं, रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है, देन फिर ये है कि वो आपको एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंदर ले जाते हैं, जिसमें आपको फिर इन्वेस्टर्स के सामने वो मिलवाते हैं, इन्वेस्टर से पिच करवाते हैं। अब बेसिकली एक ले मैन है ये, जिस तरह मैं हूँ, मैं खुद भी हूँ, मतलब मुझे ऐसा इससे पहले आइडिया नहीं था कि इन्वेस्टर्स को कहाँ से ढूंढ के लेके आना है। हाँ, मैंने इसी पेशावर के अंदर थे, और पेशावर रीजन के अंदर से लास्ट ईयर 2019 के अंदर आई थिंक जितने भी हमारे स्टार्टअप थे उनकी सिर्फ जो भी इन्वेस्टमेंट थी, हमें आउटसाइडर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो पेशावर शहर से ही हमें मिल गई थी। इस तरह अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए तो वो फिर ये है कि आपको उनसे भी मिलवाते हैं, ग्रांट्स आती रहती हैं वो डायरेक्ट, फिर क्योंकि HEC के पास लेट से आ रही है। अगर आपका कोई स्टडी रिलेटेड स्टार्टअप है, या फिर आपको कोई मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंदर कोई इन लोगों ने एक स्पेसिफिक रेवेन्यू रखा है कि लेट से हम इनको ये
हम आईटी की फील्ड के अंदर खर्च करेंगे, वो फिर एनआईसी के साथ कनेक्ट करवा देते हैं, क्योंकि आपका वो अपना स्टार्टअप है, वो फिर गवर्नमेंट के साथ अच्छा, ये एनआईसी वाला जो है बेसिकली गवर्नमेंट का इदारा है। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसमें फिर फ़र्क किधर आ जाता है? आप जिस तरह कह रहे हो कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी अवेलेबल होती हैं, तो फ़ॉरेन इंक्यूबेटर्स और पाकिस्तान के इंक्यूबेटर्स में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? एज सच कोई इनको मतलब डिफरेंस नहीं है। जो इन लोगों के इंक्यूबेटर्स हैं, इन लोगों की फैसिलिटीज़ वगैरह, इन लोगों के आल्दो जितना भी करिकुलम है, हमें FIA फाउंडर इंस्टीट्यूट ये ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इनका जो वर्कशॉप्स और जो भी इनका हमारा कोर्स वर्क है वो फाउंडर इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर आ रहा है। तो वो मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अगर कोई इंटरनेशनल स्टार्टअप भी आके इसके अंदर अप्लाई करता है तो उसको ऐसा चाहिए, एक फील नहीं आएगी कि मैं पाकिस्तान जैसे एक शहर में जिसकी इकॉनमी का भी मुल्क में जिसकी इकॉनमी का भी इशू है, जिसमें इस तरह के भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उनको फील नहीं होगा, क्योंकि इनका जो इकोसिस्टम है ना, वो इस तरह का डिज़ाइन किया गया कि इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई हमारा लोकल स्टार्टअप है, पाकिस्तानी बेस्ड स्टार्टअप है जो इंक्यूबेटर से होकर आया है, क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकता है? ये हर साल स्पेसिफिक जो स्टार्टअप्स हैं जो मतलब अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और जो टीम अच्छा वर्क करती है, जिन्होंने कोर्स वर्क अपना अच्छा कंप्लीट किया है, ये इनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भेजते हैं, अपने खर्चे पे भेजते हैं, उधर से आप ग्रांट लेके आते हैं, जिस तरह भी लेके एक्सपोजर भी काफ़ी मिल जाता है, तो ये इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी भेजते हैं। पहले तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब ये 21st सेंचुरी के अंदर ही ये सारा मेरे ख्याल से एक नया विजन आया है इंक्यूबेटर्स के रोल। पाकिस्तान में NIC को आए हुए 3 साल हुए हैं। उसके अलावा ये कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी इंक्यूबेटर्स खुल चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर और बाकी शहरों में भी। पुराने लेवल पे फिर क्या ट्रेडिशनली कोई चीज़ें चल रही होती थी या क्या? ये तो ट्रेडिशनल सिस्टम है जो मैंने आपको बताया। अब एक नॉन ट्रेडिशनल है, मेगा सक्सेस के नाम से लाहौर में लॉन्च हुआ है, उसको भी मैं विज़िट करके आया हूँ। अब उसमें बेसिकली ये है कि आप वो जॉब माइंडसेट से आप लोगों को हटाना चाहते हैं। वो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास आप ले मैन हो, आप 10 साल की उम्र है, आपके 15 साल उम्र है, आप 20 साल उम्र है, आपके पास स्टडी का अपने खर्चा नहीं है, या आपके पास कोई आइडिया है, आप उसको फुल कंप्लीट स्केल स्टार्टअप के तौर पे लॉन्च करना चाहते हो, या आप बिल्कुल ले मैन हो जिसका ना टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता है ना उसको, मतलब लेट से भी वो मैट्रिक करके बच्चा बाहर निकले, वो उस तरह के बच्चों को लेते हैं। वो ये नहीं कि कोई ग्रेजुएट है या कंप्यूटर साइंस है जिसने मास्टर्स की MPhil किया है, इस तरह के वो लोग। कोई भी यानी अप्लाई कर सकता है, जिसके पास आइडिया है, विजन है, वो उसको ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आइडिया भी हो, आइडिया के बगैर भी आप मतलब एक ले मैन आप जाके उधर जाते हैं तो आप उनके पास चले जाएँ। उनका 3 माह का प्रोसीजर है, 3 माह में वो आपको इतना फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया और आप में उतना पोटेंशियल है तो वो आपको एज अ स्टार्टअप भी, अगर आपके पास कोई अपना आइडिया है तो उसको एज अ स्टार्टअप भी उसको लॉन्च करवाते हैं। तो ये नॉन ट्रेडिशनल उस सेंस में आ गए कि कौन सा है ज़्यादा, या किसको प्रेफर किसको करना चाहिए, क्या या क्या मतलब मसला क्या आ रहा है? मतलब अगर एक तरफ एक को आप ट्रेडिशनल कह रहे हो, दूसरे को आप नॉन ट्रेडिशनल कह रहे हो, तो फ़र्क क्या है? सिर्फ नाम का फ़र्क है या वर्किंग में भी फ़र्क है? वर्किंग में काफ़ी डिफरेंस है। अब जिस तरह नॉन ट्रेडिशनल के अंदर है वो आपको स्पून फीडिंग करवा रहे हैं, वो 3 माह आपकी जान नहीं छोड़ते, आपने 3 माह उनके पास रहना है। ट्रेडिशनल के अंदर ये है कि आप हफ्ते में 1 है या 2 आपकी वर्कशॉप्स हैं वो अटेंड कर रहे हैं, उसके अलावा आपको कोई इशू आ रहा है आप उनको NIC वालों को बताते हैं या इंक्यूबेटर्स को बताते हैं, वो आपको उसका हल निकाल के देंगे। आप कहते हैं कि लेट से मुझे कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए, मैं इस जगह पे फंसा हूँ, वो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से मिलवा देंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलवा देंगे, कोई CEO है किसी कंपनी का, किसी अच्छी कंपनी का। तो वो ये चीज़ है। जो नॉन ट्रेडिशनल है इसके अंदर जो अभी अभी बिल्कुल आया है उसमें ये कि 3 माह वो अपने आपको अपने पास रखते हैं, उनके अपना बाकायदा हॉस्टल्स हैं, उधर आपको रखेंगे, वो स्पून फीडिंग करवाते हैं, रोज़ आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, उसमें आपको रोज़ टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं, सर्वाइविंग स्किल्स सिखाई जा रही है। उसमें 1 माह में आपको वो उन लोगों ने एक गांव के अंदर एक घर से बनाए हुए हैं जो मेरा ख्याल 8-10-15 लोग एक 5 मरले के या 2 मरले के घर में रहते हैं। तो मतलब उनका इस तरह का सेटअप है जिसमें स्पून फीडिंग आपको की जाती है, और 3 माह के अंदर ये कि आपको इस तरह का जनरेट। क्या सजेस्ट क्या करते हैं हमारे यूथ ऑडियंस जो यंग इस टाइम हमें देख रहे होंगे, किधर जाना चाहिए? ट्रेडिशनल मोड ठीक है या नॉन ट्रेडिशनल साइड पे? अगर तो आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप कहते हैं कि मैं 3 माह से 6 माह के अंदर कोई स्किल सीख लूँ और मैं इतना हो जाऊँ कि मैं अपना खर्चा प्लस कुछ हद तक अपनी फैमिली का खर्चा उठा सकूँ विदाउट, अगर अभी आप स्किल हैं तो देन तो फिर आपको ज़ाहिर बात है नॉन ट्रेडिशनल में जाना चाहिए। वो 3 माह में आपको इतना आपको पॉलिश कर देंगे कि आप कुछ ना कुछ अपने लिए जनरेट कर सकोगे। रही बात अगर आपके पास स्किल भी है और आप काम करना भी चाहते हो और आपके पास कोई अपना आइडिया भी है तो फिर आपको ट्रेडिशनल के पास जाना चाहिए। मतलब अगर स्ट्रेटेजिक कैलकुलस अपने पर फैलाना चाहे तो उसको आपको रिकमेंड करूंगा आप NIC के अंदर जाएं। चले ज़बरदस्त। अच्छा, डिस्रप्टिव इनोवेशन का क्या रोल है? मतलब हमारा थीम भी है आज का कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो बेसिकली एक डिस्रप्टिव इनोवेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन करें हमारी ऑडियंस के लिए। बेसिकली अब डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन को देख लें, कोई इस तरह का स्टार्टअप आता है जो एक इकोसिस्टम इस तरह का कोई चीज़ इस तरह की लॉन्च कर देता है जो चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। इसमें मैं इसी के अगर आपको एग्जांपल दे दूं,
ईसी एक्सट्रीम कॉमर्स, जो सनी अली, इन्होंने एक डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन इसको किस तरह इसके अंदर लेके आए कि इन्होंने एक इकोसिस्टम लॉन्च किया 2017 के अंदर। तो उसमें उस टाइम उनको गालियाँ भी मिल रही हैं, लोग कह भी रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक टाइम आया कि मार्केट सारी उनके इर्द गिर्द घूमने लग गया। वो $1 बिलियन का उनका या $1 मिलियन जो भी उन लोगों का $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल। अब वो उस इन्वेस्टमेंट के गिर्द उनकी मतलब पूरी मार्केट, आप देखें मार्केट के अंदर कितने VAs आ गए हैं, कुछ अमेजोन पे लॉन्च कर रहे हैं, कुछ द्रास पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि डिसरप्टिव इनोवेशन के अंदर एक ऐसी चीज़ है या ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं कि जो आके ट्रेडिशनली चीज़ें चल रही होती हैं उनको डिसरप्ट कर देते हैं और उसकी जगह एक नई मार्केट डेवलप हो जाती है और उसके इर्द गिर्द फिर लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, आप लोगों को भी पता ही होगा या नहीं भी पता तो मैं बताता हूँ। वो बेसिकली थ्योरेटिकल डिबेट्स इसमें आ जाती हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब ये चीज़ आज से पहले क्यों नहीं हो रही थी, आज हो तो रही है लेकिन आज से पहले क्यों नहीं हो रही थी। उसके अंदर डिबेट आती है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक डिजिटल नेटिव्स है, एक डिजिटल इमिग्रेंट्स है। अब डिजिटल इमिग्रेंट्स उन लोगों को या उन जनरेशन्स को कहते हैं जो जब बड़े हो रहे थे तो उस टाइम पे उनके साथ टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हो रही थी, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती थी लेकिन उनको नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट का नहीं पता था, मतलब वो इंटरनेट की लैंग्वेज के साथ नहीं यूज टू थे। एक्सेस पॉइंट क्या है, मैक एड्रेस क्या होता है, सोशल मीडिया क्या है, ट्रेंड किस तरह चलाना है, स्टोरी किस तरह लगानी है, ये सारी चीज़ें आई हैं डिजिटल नेटिव्स के दौर में। और डिजिटल नेटिव्स का जो टाइम आता है वो स्टार्ट होता है लेट 80s और अर्ली 90s एंड ऑनवर्ड्स। ये वो जनरेशन है जिनको नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, यानी जो लैंग्वेज जो इंटरनेट की जो लैंग्वेज है बेसिकली उसको नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट कहते हैं, उससे वो यूज टू हैं, वो बोलते भी हैं। हम इसी लैंग्वेज में बात करेंगे यार, आज स्नैपचैट बनाते हैं, आज फ़िल्टर लगाते हैं, तो वो बेसिकली एक हमारी इंटरनेट की अपनी एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज की बेस पे हम लोग ये सारे मामला चला रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से जहाँ पे आपने बात की इनक्यूबेटर्स की बड़ी फिट है और वो इस चीज़ में फिर बैठती है कि ये ज़्यादातर यूथ बेस्ड स्टार्टअप्स भी मेरे ख्याल से इसलिए आ रहे हैं कि उसके पीछे डिजिटल नेटिव्स ज़्यादा हैं, ऐसे लड़के या ऐसे बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं जो 80s लेट 80s अर्ली 90s या ऑनवर्ड्स में पैदा हुए होंगे। हाउ डू यू सी दिस? बिल्कुल। अब आल्दो काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले से ही हो रही हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, लोग टैक्सी सारी उम्र करवाते आए हैं, आपके वाले साहब भी करवाते रहे, मेरे वाले साहब भी करवाते हैं, लेकिन इस चीज़ को इन लोगों ने डिजिटली किस तरह कन्वर्ट किया कि करीब हो या आप अपने घर से बैठ के फ़ोन के ऊपर चीज़ें कर सकते हैं। स्टार्ट में ये चीज़ें मुश्किल लग रही थी कि पता नहीं फ़ोन पे बैठ के किस तरह गाड़ी मंगाई जा सकती है, लेकिन अब वो उस चीज़ की काफ़ी आदत हो चुकी है। ये जिस तरह देख लें कि आप फोरकास्टिंग देख लें, फोरकास्टिंग हो रही है, काफ़ी चीज़ों की हो रही है। लेट से पहले हम अमेज़ोन या दराज के ऊपर उन लोगों को आइडिया पहले से ही हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के एआई के पीछे मॉडल इस तरह के काम कर रहे हैं कि उन्हें पहले से ही चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि एआई उनको बताती है कि लेट से आपकी अगले 1 साल में की फोरकास्टिंग ये आपकी ये चीज़ ज़्यादा सेल होगी, ये चीज़ बिल्कुल कम सेल होगी। तो ये चीज़ें तो वक्त के साथ साथ इवॉल्व कर रही हैं। अब जिस तरह एआई आ रही है या डाटा आ रहा है, तो ये डाटा तो आस्ता आस्ता चीज़ों को सारों को जो आम, अगर आप डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं, डेवलपमेंट क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड है, तो डेवलपमेंट पहले हम एक वेबसाइट के ऊपर बैठ के मेरा ख्याल है कि हफ्ता 2-2 महीने के अंदर एक वेबसाइट बनाते थे। लेकिन अगर आप अब CMS को देख रहे हैं, वर्डप्रेस आ गया, शॉपिफाई आ गया, आप एक दिन के अंदर बना सकते हैं। और इन द फ्यूचर आगे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं। आज मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि आप एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लिखें कि आपकी ये स्किल्स हैं, वो आपको बता देगा कि आप अगले 1 माह में या 1 साल में या अगले 5 सालों में आपकी वर्थ कुछ भी नहीं रहेगी। नहीं यार जी, मुझे आज ही पता लगा कि ये भी वेबसाइट है। मुझे नाम उसने नहीं बताया। लेके बताना, अपनी ऑडियंस को बताता हूँ ज़रा, सारों को डर तो लगे ना कि कौन कौन किस किस की नौकरी जाए। वो उसमें देखना चाहिए कि हाँ मैं मेरी स्किल क्या और मैं अगले 5 सालों में मैं सर्वाइव भी कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। अच्छी बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने करीम की बात की तो चलें हम आखिरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उस्मान से मैं अभी आप करके बात कर रहा था क्योंकि इस टाइम पे ये थोड़ा सा फॉर्मल हुआ है मेरे साथ, लेकिन उस्मान मेरा दोस्त भी है तो भी मैं इसको थोड़ा कैजुअल करता हूँ क्योंकि अब इनसे अंदर की बात निकलवाते हैं। तो उस्मान साहब, सुना है तुम कोई अपना स्टार्टअप वगैरह भी चला रहे हो, तो तुमने स्टार्टअप पे काम किया है, तुम कोहोर्ट, ये यार कोहोर्ट की मुझे समझ नहीं आती, मतलब मैं समझ तो गया हूँ इनक्यूबेटर्स को कॉन्सेप्ट, हमारी ऑडियंस भी समझ गई होगी। तुम्हारा एक स्टार्टअप है, तुमने मेरे से जिक्र किया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने स्टार्टअप का ऑडियंस को भी बताओ और तुम्हारा स्टार्टअप क्या करता है, किस फेज़ में है, इन्वेस्टमेंट का क्या हिसाब किताब है और तुम उसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या देख रहे हो। मतलब ही इज़ जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड आई गेस, और इसने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया हुआ है, वो भी इनक्यूबेटर्स के थ्रू,
और इनसे पूछते हैं और फिर देखते हैं इनके पास क्या है हमें बताने के लिए। सो बेसिकली हम एक मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्ड करूँगा ताकि आइडिया हो जाए। जब मैं यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट किया तो यूनिवर्सिटी का मेरा फासला आई थिंक 38-40 किलोमीटर्स के राउंड अबाउट था। तो हम दोस्तों ने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया गया, 40 या 38 या 40 38-39 राउंड अबाउट, मतलब कंफर्म फिगर, हाँ 40 के राउंड अबाउट था। सो बेसिकली 40 के राउंड अबाउट था। हमने दोस्तों ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जी कि अच्छा जो जा रहा हो मुझे पिक करता जाए, मुझे पिक करता जाए। 2-1 साल हम इसके ऊपर चले। ये प्रॉब्लम थी आप लोगों ये प्रॉब्लम थी जो मैंने मार्केट में देखी। देन उसके बाद हम अगर लोकल बसेस को देखते थे या लोकल गाड़ियों को देखते थे, स्टॉप के ऊपर खड़े हो तो हैरान, गाड़ी आ रही है, कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, वो रोक के अपने साथ 2-3 लोगों को बिठा के लेके जा रहा है। लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने कहा वाई नॉट, अगर जिस तरह पहले करीम और उबर ने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उधर से उन्होंने घर में अगर फ़ोन पे आप गाड़ी मंगा सकते हैं, तो हम लिफ्ट क्यों नहीं घर में बैठ के सुकून से अपने फ़ोन से ले सकते। तो मैंने एक ऐप डेवलप की एक स्टार्टअप के तौर पे। बेसिकली स्टार्टअप इस्तांबुल, आल्दो उसको लोग कहते हैं कि ये फेक है, इस्तांबुल के अंदर एक है, लेकिन उसके अंदर हमने अप्लाई किया तो वहाँ से हमने कहा कि नहीं, इसको फुल स्केल स्टार्टअप के तौर पे लॉन्च करना चाहिए। हमने NSC के अंदर अप्लाई किया। ऑलमोस्ट जितने भी इनक्यूबेटर है, NSTP है, उसके अलावा KNCT है, मेगा सक्सेस, इन सब में मैंने अप्लाई किया है। ऑलमोस्ट मुझे सबसे ही कॉल आ गई थी एक आध के अलावा कि अब नेक्स्ट फेज़ के अंदर जाएँ। NSC के अंदर हमने साथ साथ अपने ली, लेकिन उसके दौरान हमने अपनी ऐप लॉन्च नहीं की, बेसिकली उसकी डेवलपमेंट की, जिसमें अंदर ये है कि आप 3 रुपये इंटरसिटी, यहाँ से अगर आप लेट से लाहौर जा रहे हो 3 रुपये पर किलोमीटर आपको वो जस्ट कितना सस्ता। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब लिफ्ट लेकर जाने में? लिफ्ट लेके जाना है। अब घर से जाने लगे, उसमें ये कि क्रीम और ऊबर की तरह आपको कंप्लीट ये नहीं कि अपने जाके आधा ड्राइवर रजिस्टर करवाना है, अपने पेपर वर्क करना है या कुछ। आप जस्ट अपना ऐप खोलेंगे, आप देखेंगे एज अ ड्राइवर या एज ए पैसेंजर। अगर आप जा रहे हैं कि आपके पास गाड़ी है और आप यहाँ से लेट से ब्लू एरिया जा रहे हैं, तो आप अपना दिखा देंगे अच्छा मैं ब्लू एरिया जा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी में डिग्गी में भी जगह है, कोई डिलीवरी भेजना चाहता है, या मेरे साथ गाड़ी में 2 या 3 लोगों की जगह है, तो जो मेरे साथ पैचअप होना चाहता है वो पैचअप हो जाए। तो वो ये कि 7 रुपीज़ पर किलोमीटर में आप पूरा इस्लामाबाद पिंडी घूम सकते हैं। अपने साथ एक बंदा बिठाएं, 2 बंदा बिठाएं, वो कोई इशू नहीं है। ये है कि जो जाना चाह रहा है उसको इकोनॉमिकल भी पड़ गया, उसको जाते जाते कोई भी रास्ते में बंदा मिल जाएगा जो उसको पिक कर लेगा, और जो पैसेंजर जा रहा है उसको फिर नहीं, जो ड्राइव कर रहा है बेसिकली वो फिर शेयर होगा ना पेट्रोल कंजम्पशन। एग्जैक्टली जो हमारा आइडिया था ना, हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं था जाना, जो इस तरह करीम और ऊबर चाह रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। आप मेरे लिए स्पेशल नहीं जा रहे, आप अपने काम के लिए जा रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, मेरे लिए नहीं आप जा रहे, आप मुझे रास्ते में जाते हुए लिफ्ट दे रहे हो। तो लेट्स से अगर आपका 500 का पेट्रोल लग रहा है, तो उसमें यह कि फिर आपका 250 का पेट्रोल लगेगा। अगर आपके साथ एक बंदा बैठा है, 2 बैठते, तो आपका 350 रुपये का पेट्रोल लग गया। उसमें आपको बचत नहीं होगी। रेयर केसेस के अंदर हो सकता है कि आपके साथ 2-3 इस तरह मतलब विन विन सिचुएशन है कि पैसेंजर जिसने जाना के पैसे बचेंगे। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही हमारा कॉस्ट मिनिमाइजेशन का मॉडल ड्राइवर को भी बचत हो जाएगी, ड्राइवर के पैसे बच जाएंगे, और जो पैसेंजर है वो 7 रुपये पर किलोमीटर के अंदर पूरा पिंडी इस्लामाबाद घूम ले। तो ये किस फेज़ में आपका स्टार्टअप? सर हमारा जो है इसकी ऑलमोस्ट हर चीज़ रेडी है। हमने कोरोना के दरमियान में इसको इंटरसिटी के लिए इसको लॉन्च करके भी चेक किया है, तो उसमें भी हमारे पॉजिटिव नंबर जनरेट हुए थे, लेकिन सिर्फ कोविड की वजह से इसको हमने लॉन्च नहीं किया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प आई आपको? हमें DC इस्लामाबाद ने एक ट्वीट किया था कि इस्लामाबाद के अंदर हमें थोड़े से ट्रैफिक के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर कोई लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई इस तरह कोई आइडिया है तो हमें करे। उसके अंदर मैंने अप्लाई किया था। अप्लाई तो नहीं, बेसिकली उनको मेल वगैरह करनी थी, तो उधर उनके साथ हमारी एक डील हुई, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों का आइडिया ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो हमें फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट आई है, जो हमें ग्रांट मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए मिली है। तो इन द फ्यूचर अगर आप लोगों के साथ कोई हो सकता है तो उसके ऊपर जाएंगे। आप किस फेज़ में अभी? अभी तक आपने बताया नहीं है, मतलब हमारा स्टार्टअप अभी किधर फंसा हुआ किधर है? अब हम सोच रहे हैं कि इसको इन द कमिंग मंथ लॉन्च करें। इन्वेस्टमेंट्स हैं? इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल तो नहीं है, मतलब चाहिए इन्वेस्टमेंट अभी चाहिए। तो ठीक है ना। अब आप लोग देख रहे हैं तो जारी कर दें इन्वेस्टमेंट, फिर अच्छी बात होती है। I'm looking forward। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अभी देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट सो बेसिकली क्योंकि एक्सलरेटर प्रोग्राम में अभी तक हम नहीं गए। NIC की एक पॉलिसी है कि जब तक आप हमें रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दिखाते, कुछ हमें पॉजिटिव नंबर्स नहीं दिखाते, तब तक हम इन्वेस्टर्स को आपको नहीं दिखा सकते आगे। सिक्योरिटी का क्या करेंगे? मसलन मैं जाते हुए किसी भी बंदे के साथ पैचअप हो जाता हूँ, तो ठीक है, इसके अंदर उसमें क्या बनेगा? AI को इस तरह यूज़ किया है कि आप लेट से अपने 2 से 3 इमरजेंसी नंबर उसमें आप डाल सकते हैं, आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, अपनी राइड शेयर कर सकते हैं कि उस टाइम आपकी लोकेशन कितनी है। उसके अलावा ये है कि ऑन द बैकग्राउंड ऐप या कंपनी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेगी। वो किस तरह रखेगी कि लेट से आपको
हर 5-10 मिनट बाद एक ऑप्शन आएगा ऐप के ऊपर ही कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो अगर तो आप मतलब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं तो ओके कर दें, अगर नहीं आ रहा तो वो वेरी बात है, कोई अगर इशू है तो या तो वो बता देगा कि हाँ मुझे इशू नहीं है, अगर तो वो नहीं बताता तो कंपनी उसको एक कॉल जनरेट करेगी। अच्छा, ये सॉर्ट ऑफ फिर वही चीज़ होगी ना कि जिस तरह हम करीम ऊबर भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें उसमें मतलब कैप्टन का या ड्राइवर का भी हमें श्योरिटी नहीं होती है कि हम उसके साथ जा रहे हैं सेफ़ हैं या नहीं है, स्पेशली लेडीज़ लड़कियों के साथ इश्यूज़ तो वगैरह। बेसिकली कुछ उसमें चेक्स रखे गए हैं कि लेट से आपकी प्रेफरेंस पहले से पूछ ली जाएगी। उसमें ना एआई को हमने काफ़ी यूज़ किया। एक इस तरह के आपसे आपका इंटरेस्ट पूछे जाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, आपको आपका एज ग्रुप क्या है, या आप लेट से मेल के साथ प्रेफरेंस है, कोई फीमेल है तो वो कहती है कि मैं फीमेल के साथ ही प्रेफर करती हूँ, मैं किसी मेल के साथ लिफ्ट नहीं लेना चाहती। तो उसमें एआई फिर उसके अंदर ये कि आपको डाटा इस तरह का जनरेट कर रही है और आपको इस तरह के लोगों के साथ पैचअप करेगी जो ऑलमोस्ट आपके सेम माइंड के होंगे, माइंड की सिंक्रोनाइजेशन आपके साथ कंप्लीट होगी, तो वो उसमें चांसेस काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते हैं लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। चलो उस्मान, थैंक यू सो मच यार, तुमने टाइम निकाला थैंक यू। मेरे लिए। और ये उस्मान थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप लोगों ने सुन लिया, इनको इन्वेस्टमेंट्स की शदीद ज़रूरत है, इनको इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहीं से ला के दें, कहीं से रेफ़र करें। कमेंट्स कीजिएगा नीचे वीडियोस में, आगे फिर हम देख लेते हैं कि उस्मान किस बात पर राज़ी होता है, किस पे नहीं होता। एनीवेज उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर हैविंग मी। कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हो हमारी यूथ, हमारी ऑडियंस के लिए, तो यू हैव द कैमरा। हाँ, अगर कोई एनआईसी के अंदर अप्लाई करना चाहता है या किसी और स्टार्टअप के उनके कोई जेन में आइडिया है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं लिंक्डइन के इनको बोलूँगा कि वहाँ पे ऐड कर दें। वो ये कि उनका क्योंकि मेरी फ्रीलांसिंग की फील्ड भी यही है, उनको मैं देख लेता हूँ कि उनके रिव्यू कर लूँगा कि उन्होंने क्या चीज़ें जिसके अंदर गलती कर रहे हैं या पिच उन्होंने किस तरह करना है, उनका बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए जिसमें ये कि उनको एनआईसी के अंदर या किसी और इंक्यूबेटर में जाने में आसानी हो। चलो उस्मान, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उस्मान, और इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में फिर हम किसी और यंग ब्लड के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।